where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake, let my country awake. दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां गीतांजलि पुस्तक से ली गई हैं, जहां पर वो कहते हैं कि मेरा देश उस समय आज़ाद हो जहां पर निर्भयता हो, जहां मन में निर्भयता हो और मस्तक सदैव ऊंचा रहे। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्र पर, व्यक्ति पर, शिक्षा पर बहुत सारे विचार व्यक्त किए, पर वो उनका जो विचार चर्चित है वो है राष्ट्रवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रवाद पर वो बोलते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो व्यक्ति को यांत्रिक बनाता है और राष्ट्र व्यक्ति की क्षमता को सीमित करता है। वो उसको मानवता के उच्चतम स्तर से नीचे ला करके संगठन के स्तर पर ला पटकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जब विदेश यात्रा पर थे तो उन्होंने राष्ट्र के ऊपर काफ़ी लंबे चौड़े भाषण दिए और उनके भाषणों की श्रृंखला एक पुस्तक में 1917 में प्रकाशित हुई, जिसे नेशनलिज्म पुस्तक है। आज मैं आपके सामने उसी पुस्तक के बारे में चर्चा करूंगा और उसके कुछ चुनिंदा बिंदुओं को मैं आपके साथ साझा करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो राष्ट्र के प्रति अवधारणा है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विकसित होती है जबकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारत साम्राज्यवाद के शासन तले था। साम्राज्यवाद हर जगह अपना शासन फैलाए हुए था, न केवल भारत अपितु दूसरे देशों में भी। तो उस दौर में जब साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्र और राष्ट्रवाद प्रबल हो रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार कुछ और बन रहे थे। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर खुद कहते हैं कि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक गुरु नहीं हूँ, मैं एक कवि हूँ और मैं मानवता को सबसे प्रथम पर रखता हूँ। तो इसी मानवता के पर्सपेक्टिव में आज हम उनके राष्ट्रवाद के विचारों को समझेंगे। किताब 3 भागों में विभाजित है। पहला भारत में राष्ट्रवाद, दूसरा जापान में राष्ट्रवाद और तीसरा पश्चिम में राष्ट्रवाद। हम जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में हमारी असली समस्या जो है वो राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक है। यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं है, यह स्थिति विदेशों में भी है और हमें यह मान लेना चाहिए कि हम जब जब भी राजनीति की ओर अग्रसर होने चले हैं, हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं रही है। यह टैगोर का कहना है। उनका कहना है कि भारत की जो असली समस्या है वो सामाजिक समस्या है, वो जाति प्रथा और अन्य सामाजिक समस्याएं जो व्यक्ति के विकास का रोक देती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को रोक देती है। चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे जितनी भी सामाजिक प्रथाएं जो व्यक्ति के मस्तिष्क का, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं करने देती है, वही भारत की असली समस्या है। और इसी वजह से भारत पिछड़े देशों में गिना जाने लगा या उसके ऊपर शासन शुरू हुआ। वो कहते हैं कि जिन्हें प्रेम की नैतिक शक्ति व आध्यात्मिक एकता का वरदान मिला है, जिनमें अन्य लोगों और समुदायों के प्रति शत्रुता की भावना नहीं है, दूसरों की जगह स्वयं को रखकर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से काम लेते हैं, वही अपने आने वाले समय में बचे रहने के योग्य हैं। प्रेम की नैतिक शक्ति को वो बढ़ावा देते हैं और जो योग्यतम की उत्तरजीविता है, योग्यतम की उत्तरजीविता को नकारते हैं। कहते हैं कि योग्यतम की उत्तरजीविता जो है वो व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा का संचार करती है और व्यक्ति अपने मानवीयता को छोड़ करके प्रतिस्पर्धा के जाल में फंसते जाता है और वह मानवता के निम्नतम स्तर पे आ जाता है। होना यह चाहिए कि मनुष्य लालच और घृणा जैसे अपने हीन भावों को त्याग दे। मनुष्य अगर अपने लालच और घृणा जैसे हीन भावों को नहीं त्यागेगा तो हम मशीनों और शस्त्रों के जाल में फंसते जाएंगे और ये मशीन और शस्त्र हमें एक ऐसे धुएं और धूल में बदल देंगे जहां पर मानव अपने अस्तित्व को ही संकट में खड़ा पाएगा। ऐसा टैगोर का मानना है। अहंकार अंततः अंधेपन में बदल जाता है और अहंकार किसी भी उत्तेजक औषधि की तरह
सबसे पहले तो व्यक्ति की चेतना को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाता है, पर उस उच्चतम स्तर पे वह व्यक्ति की चेतना को एक भ्रम की अवस्था में ला देता है, और भ्रम की अवस्था हमेशा से खतरनाक होती है। व्यक्ति अपने अहंकार में यह समझने लगता है कि वही सब कुछ है और उससे जो परे है वह कुछ नहीं है। तो यह एक भ्रम की अवस्था है। व्यक्ति से वो राष्ट्रों की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि राष्ट्र के साथ भी ऐसा ही है कि राष्ट्र सबसे पहले अपने आप को इस अहंकार की अवस्था में लाते हैं कि उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है और वो किसी दूसरे देश को कुछ नहीं समझते। उन पर शासन करना, उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना, यही बड़ी बात उनके लिए होती है, और यही उनके भ्रम की अवस्था है। भ्रम की अवस्था अक्सर मनुष्य को उसके पतन की तरफ ले जाती है। भारत में कभी भी राष्ट्रवाद की वास्तविक भावना नहीं रही है, यद्यपि मुझे बचपन से ही यही शिक्षा दी गई थी कि राष्ट्र की आराधना ईश्वर और मानवता की भक्ति करने से भी बेहतर है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने विवेकानंद के बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्र ही सब कुछ है और हमारे 33 करोड़ देवी देवता ही हमारे चलते फिरते देव हैं और हमें राष्ट्र की ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, विवेकानंद का यह विचार 1904 के पहले का है। विवेकानंद की मृत्यु 1904 में हो जाती है, पर रविन्द्रनाथ टैगोर 1914 का प्रथम विश्व युद्ध देखते हैं। वो देखते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान कितना हानि होता है, कितना नुकसान होता है, कितने लोग मारे जाते हैं और मानवता कराहती रहती है। उस समय वो कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है और राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। जब भी हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर गौर करते हैं तो उसमें एक कारण जरूर रहता है, उग्र राष्ट्रवाद की भावना। उग्र राष्ट्रवाद की भावना जिसको जो यही बताता है कि हमारा राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, और ये सर्वोपरि होने की भावना ही व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाती है और राष्ट्र को राष्ट्र से लड़ाती है। कुल मिलाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद पर फोकस है, उनका ये कहना है कि अहम की भावना का परित्याग करना ही होगा और मानव को करुणा, दया, ममता जैसे कोमल भावनाओं के साथ जीना पड़ेगा, तभी मानवता का उत्थान हो सकता है, नहीं तो राष्ट्र आपस में ही लड़ते रहेंगे। मैं किसी एक राष्ट्र के विरुद्ध नहीं हूं, बल्कि सभी राष्ट्रों की अवधारणा के विरुद्ध हूं। राष्ट्र आखिर है क्या? ये किताब की शुरुआत में एक प्रश्न उन्होंने दिया है कि राष्ट्र आखिर है क्या, और किताब के अंत में भी वो इसका जवाब देंगे कि राष्ट्र आखिर है क्या। राष्ट्र से तात्पर्य है सभी लोगों की संगठित शक्ति। संगठन का जोर हर समय इस बात पर रहता है कि सभी लोग शक्तिशाली और समर्थ बने। शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद अति उत्साही प्रयास मनुष्य की ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसे उच्च नैतिक स्तर, जहां वह आत्म बलिदानी और रचनात्मक होता है, उससे नीचे ले आते हैं। इस प्रकार मनुष्य की त्याग करने की शक्ति अपने नैतिक उच्चतर लक्ष्य से भटक जाती है और संगठन जो यांत्रिक है उसके रख रखाव में लग जाती है। कोई भी संगठन हो उसे वो यांत्रिक बताते हैं, और ये संगठन वास्तव में यांत्रिक होते भी हैं क्योंकि वो एक नियम से चलते हैं, एक कानून से चलते हैं, जिसे वो अनुशासन कहते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक रोमांटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि संगठनों में यांत्रिकता व्यक्ति के अंदर भी यांत्रिकता लाती है और व्यक्ति यंत्र की तरह चलते रहता है। क्यों यंत्र की तरह चलते रहता है? जो जीवन मिला है उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है, उसका अवकाश खत्म हो जाता है, और वो उस संगठन की वृद्धि के लिए, उस संगठन के विकास के लिए, उस संगठन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अपने आप को निम्नतर स्तर पे लाते रहता है। चाहे वो फैक्ट्री के उत्पादन का मामला हो, चाहे वो कि कहीं जाके नौकरी करने का मामला हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट में काम करने का मामला हो, सभी को वो यांत्रिक बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना काम अपने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है, वह यांत्रिक बनने में अपना समय, अपना अवकाश जाया कर देता है। आधिपत्य जमाए हुए लोगों को यह दिखाना होगा कि हमारे पास नैतिक शक्ति है। अगर इंग्लैंड भारत को छोड़ दे तो कोई ना कोई देश भारत पर कब्जा कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो हमारी सामाजिक कमजोरी है वो हमें एक साथ होकर नहीं आगे बढ़ने देगी, और वो उनका सीधा सीधा
उनका जो संकेत है वो जाति प्रथा की तरफ है। भारत में ऐसी स्थिति जाति प्रथा, ऐसी परंपराओं पर भरोसा करने की आलसी आदत के चलते निर्मित हुई है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है। आलसी आदत, किताब में टैगोर लिखते हैं कि जो व्यक्ति का दिमाग है वो अपनी आराम की अवस्था में रहना चाहता है, वो कुछ नया सोचना ही नहीं चाहता है, और जैसे ही आप नया सोचना बंद करते हैं वैसे ही आपकी मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। चाहे वो एक व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे वो एक राष्ट्र के स्तर पर हो, जहां पर नयापन खत्म है वहां पर वो जड़ता की तरफ चलना शुरू होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी परंपराओं में, अपनी रूढ़ियों में और अपनी मान्यताओं में भी गतिशीलता होनी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, उसका परिवार, उसका संगठन और उसका राष्ट्र आगे बढ़ सके। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि मानवता जहां पर है उसका स्तर ऊपर से ऊपर बढ़ता रहे और वह उच्चतर स्तर की प्राप्ति कर सके। यूरोप ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को वहां से हटा दिया, वहां पर आधिपत्य कर लिया और उनको वहां से पूरा हटा दिया है। पर भारत में प्रारंभ से ही विभिन्न नस्लों के प्रति सहिष्णुता रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यूरोप का राष्ट्रवाद जो था वो ये था कि अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो दूसरे पर कब्जा करते जाएं और अपने ही जैसे लोगों को दूसरे जगह पर स्थापित करते जाएं। तो अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो खत्म हो चुके, जो एबॉरिजिन्स कहे जाते हैं, वो खत्म हो चुके हैं, और यूरोप के जो लोग हैं वहीं पर बसे हुए हैं, जो जिन्हें आज वो अपना देश समझते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं रहा है। भारत सदियों से दूसरे आक्रांता आते रहे हैं, अलग अलग नस्ल के लोग आते रहे हैं, भारत में बसते रहे हैं, और भारत सहिष्णु रूप से उन सभी का स्वागत करते रहा है और सबको एक साथ लेकर चल रहा है। यही भारत की विशेषता है और यही भारत के राष्ट्रवाद की विशेषता है कि भारतीय राष्ट्रवाद में सहिष्णुता है। भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता टैगोर बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद में सहिष्णुता है, सामंजस्य है और सहयोग है। लेकिन भारत ने अपनी जाति व्यवस्था में विविधता को तो स्वीकृति दी, परंतु परिवर्तनीयता को स्वीकृति नहीं दी। अब चूंकि दूसरे दूसरे नस्ल के लोग आते रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था में उनको कहां पे शामिल किया जाए, तो जाति व्यवस्था में उनको शामिल कर दिया गया। पर वो जाति व्यवस्था चलती रही है, इसलिए वो कंटिन्यूअस चलती रही और परिवर्तन इसमें नहीं आ पाया। और परिवर्तन नहीं आ पाया, इस वजह से जाति आधारित विवाद भारत में शुरू से रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक भूख की सीमा होती है, और हमें यह पता है कि शारीरिक भूख की सीमा को पार जाने का मतलब होता है अपने स्वास्थ्य को खराब करना। पर क्या लालच और पूंजी की कमाई या सत्ता की लालसा की कोई सीमा है? हम इसके बारे में नहीं सोचते, और इसलिए नहीं सोचते हैं, इसी वजह के कारण हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। जब सत्ता की लालसा बढ़ती है तो वह एक व्यक्ति से, एक जगह से, एक समाज से, एक राज्य से ऊपर उठकर, एक राष्ट्र से ऊपर उठकर पूरे विश्व में सत्ता स्थापित करने की सोचने लगती है, और इसकी वजह से मृत्यु व्यक्ति को, राष्ट्र को, समाज को घेरने लगती है। मृत्यु का मतलब यहां पर यह है कि एक जो मृत्यु फिजिकल होती है और दूसरा वहां के संस्कृति की मृत्यु, वहां के रीति रिवाजों की मृत्यु, वहां की भाषा की मृत्यु, कई तरह की मृत्यु यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर का आशय है। इस आर्थिक जगत में भूख की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ मांग और पूर्ति के नियमों को मानती है, जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। टैगोर बहुत पहले कह चुके थे कि मांग और पूर्ति का जो नियम है उसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मतलब कभी किसी चीज की मांग को बढ़ा दी जाती है, कभी किसी चीज की पूर्ति को बढ़ा दी जाती है, किसी चीज की मांग को कम कर दी जाती है। और ये सब करता है कौन? जिनका संसाधनों के ऊपर स्वामित्व होता है, जो संसाधनों को अपने मुट्ठी में करके रखे होते हैं। और हम इन नियमों के अनुसार चलते रहते हैं और यांत्रिकता की दौड़ में भागते रहते हैं। सामाजिक संस्थाओं में विकसित होने वाले आदर्शों को आमतौर पर दो उद्देश्य होते हैं: मनुष्य के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए हमारे आवेगों और भूख को नियमित करना, और दूसरा अपने साथियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम का विकास।
सामाजिक संस्थाओं का दो उद्देश्य होता है, सौहार्दपूर्ण विकास, हमारे आवेगों को नियमित करना। सामाजिक संस्था मतलब जो समाज में रिश्ते हैं, विवाह हैं, और भी बाकी सारे जो नातेदारियां हैं, धर्म है, इन सबों का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि व्यक्ति के जो आवेग हैं, जो उसके उद्वेग हैं, उनको नियमित करना, ताकि व्यक्ति सामाजिक समरसता की भाव से चले और वो अपने जैसे दूसरे व्यक्तियों के स्वतंत्रता को, उनको नस्वर ना करे, उनको स्वतंत्रता को बाधित ना करे। ये कहना है टैगोर का। मेरी कामना है कि हमारा जीवन बाहरी रूप से सादगीपूर्ण और आंतरिक रूप से समृद्ध हो। टैगोर एक भावुक कवि की तरह मानते हैं कि समृद्धि जो है वो आंतरिक रूप से होनी चाहिए और जीवन जो है वो सादगीपूर्ण रूप से चलना चाहिए। अंत में वो कहते हैं कि मैं ये अवश्य मानता रहूंगा कि मानवता में परिपूर्णता जैसा कोई तत्व होता है, जहां निर्धनता उसकी संपदा को नहीं छीन पाती, जहां हार उसे विजय की ओर और मृत्यु अमरत्व की ओर ले जाती है। टैगोर एक बहुत ही बड़े आशावादी हैं और वो कहते हैं कि निर्धनता चाहे जो कुछ भी हो, वो व्यक्ति की आंतरिक संपदा को नहीं छीन सकती है। चाहे वो भौतिक रूप से किसी भी हार का सामना क्यों ना करे, पर वो आंतरिक जीत को नहीं छीन सकता। चाहे व्यक्ति की भौतिक मृत्यु क्यों ना हो जाए, पर उसकी नैतिकता की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि नैतिकता और सत्य ये अमर तत्व हैं। जापान में राष्ट्रवाद, यह दूसरा चैप्टर है। जापान घूम करके टैगोर आए थे उस दिनों और वो जापान से काफी प्रभावित थे। उनका मानना था कि जापान एशिया का वह देश है जो यूरोप की इस बात को झूठा साबित करता है कि एशिया वाले सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लिए शासित होने के लिए बने हैं, और जो द वाइट मैन बर्डन्स थियरी है उसको झुठलाता है। जापान जो है वह अपने आप को विकसित करके एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां पर एशिया के तमाम देश उसकी तरफ देखते हैं। टैगोर कहते हैं कि दास्ता का सबसे बड़ा बुरा रूप वह है जो उदासी के भाव से आता है। जब आप उदास होते हैं तो आप अपने आप पर भरोसा खो देते हैं, और अपने आप पर भरोसा खो देने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपको परतंत्र कर सकता है, कोई भी राष्ट्र आपको परतंत्र कर सकता है। हमारी दास्ता इस वजह से नहीं है कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा योग्य थे, हमारी दास्ता इस वजह से थी कि हम अपने आप पर भरोसा खो चुके थे, हम नैराश्य में डूबे हुए थे। और उनके द्वारा जो थियरी दी गई थी कि एशिया एक अपने अतीत में रहता है, वह एक ऐसे मकबरे के समान है जो अपने स्वर्णिम अतीत से मृतकों को अमर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। यूरोप वालों का कहना था कि एशिया के जो देश हैं वो अपने अतीत का गौरवगान ही करते रहते हैं। अरे वो गौरवगान क्या करना है, जब अतीत में महान थे तो थे, पर अब जबकि सारे राष्ट्र सारे देश आगे बढ़ रहे थे, कुछ एशिया के देश अभी भी अतीत में ये कह रहे थे कि हम तो पहले ये महान थे, हमारे दादा ने ये किया था, हमारे पूर्वजों ने ये किया था। तो ऐसे में उन पूर्वजों को अमरत्व की तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में लोग पिछड़ जरूर जाते हैं। इसी वजह से एशिया पिछड़ता गया। लेकिन जापान ने एक ही समय में आधुनिकता और प्राचीनता दोनों को बरकरार रखते हुए, अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए अपनी प्रगति की और अपने आप को आगे बढ़ाया। न केवल अपने आप को आगे बढ़ाया, बल्कि एशिया के सभी देशों के लिए उसने एक पायनियर का काम किया कि हाँ, हम अपनी दास्तां से निकल सकते हैं और अपने आप को स्वतंत्रता के आलोक में देख सकते हैं। यूरोप की मिट्टी में जन्मी राजनीतिक सभ्यता तेजी से उगने वाले खरपतवार की तरह पूरे विश्व में फैल चुकी है, जो कि पृथकता के एकांगी भाव पर आधारित है। टैगोर यूरोप के राष्ट्रवाद को बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि यूरोप का जो राष्ट्रवाद है वो खरपतवार की तरह है, उसके विचार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और सभी देश अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मानवता के स्तर से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। दरअसल टैगोर एक आध्यात्मिक मानववादी थे, वो राजनीतिक मानववादी नहीं थे, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं थे। तो उनका सारा दृष्टिकोण आध्यात्मिकता से प्रेरित था। और टैगोर बाद में ये कहते भी हैं कि मेरे इन दृष्टिकोणों को कोई भी
नकार सकता है, लेकिन सत्य तो यही है कि सबको ये मानना पड़ेगा एक ना एक दिन। मैंने कई देशों का भ्रमण किया है और मैंने सभी धर्म के लोगों से मुलाकात की है, पर जापान के लोगों में जो विश्वास है कि प्रकृति को जीता नहीं जा सकता है, प्रकृति पर विजय नहीं पाया जा सकता है, प्रकृति को सहानुभूति और सामंजस्य के साथ ही ले चला जा सकता है, यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। जापान के उत्साह में आत्म प्रदर्शन का अपव्यय नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण का भाव है। टैगोर बहुत अच्छी अच्छी बातें जापान के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो जापान घूम कर आए थे और वो देख रहे हैं कि जापान किस तेजी से प्रगति करता है। जापान ने बहुत तेजी से प्रगति की मेइजी पुनर्स्थापना के बाद, और उसने अपनी प्रगति को न केवल शारीरिक, मानसिक, भौतिक और हर तरीके से प्रगति की, जो बाद में दिखाता है कि किस तरह से जापान रूस को हरा देता है 1905 में। और इसके अलावा भी जापान अपने सभ्यता को बरकरार रखे हुए रहता है। वे लोग अल्पबुद्धि हैं जो ये मानते हैं कि मनुष्य का जीवन महज शिकारी का जीवन है, उसका स्वर्ग शिकारी का रोमांच। ऐसे लोगों को अंततः कंकालों तथा खोपड़ियों को देखकर ही बुद्धि आती है। वे लोग जो युद्ध को ही अपना उद्देश्य मानते हैं और ये मानते हैं कि युद्ध ही मानव जीवन का सार है, क्योंकि मानव जीवन का इतिहास युद्धों का इतिहास रहा है, वे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो टैगोर कहते हैं कि वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके भीतर जो यह बात पढ़ाई गई है या उनको समझाई गई है कि युद्ध से ही वो जीत सकते हैं। उनको इस बात का एहसास तब होता है जब वो मरे हुए लोगों के कंकाल और खोपड़ियों को देखते हैं, जब वो दफन हो चुके लोगों को देखते हैं, तब इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने अपने मानवीय जीवन को युद्धों में ही गंवा दिया। चाहे वो छोटी लड़ाइयाँ हों, चाहे बड़े बड़े युद्ध हों, मानव जीवन को इस तरह से व्यर्थ नहीं किया जा सकता है। मानव जीवन का सबसे पहला उद्देश्य सृजनात्मक और रचनात्मक होकर के मानवता की उन्नति करना है, ऐसा टैगोर का मानना था। असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के हाथों में होती है जो इन्हें नियंत्रित करता है। और जब ताकत के अहंकार के वशीभूत होकर और अपनी आत्मा को मारकर हथियारों की मात्रा बढ़ाने लगता है, तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि शत्रु की अपेक्षा वह स्वयं को अधिक जोखिम में डाल रहा है। यहां भी टैगोर कह रहे हैं कि असली ताकत जो है वो व्यक्ति के हाथों में होती है, हथियारों में नहीं। असली ताकत हाथों में होती है, हथियारों में नहीं। और व्यक्ति का अहंकार उसे कुछ भी करवा सकता है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष ने यह कहा कि परमाणु बम का जो बटन है मेरे हाथ में रहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि और उसका जो बटन है मेरे टेबल पे रहता है। मतलब दोनों लोगों ने ये कहा कि हम आप जब चाहे तो परमाणु हमला कर सकते हैं। अब इस बात से ये जाहिर होता है कि ताकत परमाणु बम में नहीं है, ताकत परमाणु बम के इस्तेमाल में है। और वो व्यक्ति पर आधारित होता है कि वो व्यक्ति किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। इसीलिए टैगोर का जो पूरा ध्यान है वो व्यक्ति को मांझने में है, हथियारों को मांझने में नहीं है। वो व्यक्ति के विचारों की धार को तेज करना चाहते हैं और उसके अहंकार को सीमित करना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति मानवता के स्तर पर आ सके। राजनीतिक सभ्यता में राज्य मतिहीनता के समान होता है और मनुष्यों का संबंध सिर्फ उपयोगितावादी होता है, क्योंकि इसका कोई भावनात्मक आधार नहीं होता और इसका संचालन बेहद खतरनाक होता है। टैगोर राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक संबंध जो होते हैं या राजनीतिक राज्य में जो संबंध स्थापित होते हैं वो उपयोगितावाद पर आधारित होते हैं कि व्यक्ति किसी दूसरे के लिए उपयोगी है तो वह उसके लिए काम करेगा। इसी प्रकार राष्ट्रों के साथ है, अगर राष्ट्र किसी दूसरे के लिए उपयोगी है तो राष्ट्र उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे। इसमें कहीं भावनात्मक संबंध का कहीं कोई आधार नहीं है। कभी कभी लगता है कि टैगोर आध्यात्मिक हो रहे हैं, कभी कभी लगता है भावनात्मक हो रहे हैं, कभी कभी लगता है कि टैगोर रोमांटिसाइज कर रहे हैं हर एक चीज को। लेकिन ठीक है, टैगोर उस समय के दौर में लिख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपके अंदर आस्था की शक्ति एवं विचार की स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि आप यह स्पष्ट रूप से देख लें
कि आधुनिक विकास का ये डगमगाता ढांचा जो दक्षता की नटबोल्टों से कसा है और महत्वाकांक्षी के पहियों पर दौड़ता है, अधिक दिनों तक नहीं बच पाएगा। महत्वाकांक्षा और दक्षता पर टिका हुआ कोई भी साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं चल पाता है, कि उसमें एक अनकही सी प्रतिस्पर्धा होती है और यह प्रतिस्पर्धा अनवरत चलते रहती है, जहां पर अवकाश का कोई अवसर ही नहीं होता है। जब अवकाश का अवसर नहीं होता है तो व्यक्ति अपनी चेतना को खोते जाता है, और चेतना खो जाने पर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यांत्रिकता के द्वारा काम करते रहता है। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज बहुत कमजोर है और आज के शोर शराबे से भरे माहौल में शायद ही कोई सुन सके। हो सकता है कि गली का कोई लड़का मेरी बात को अव्यवहारिक कहकर धुएं में उड़ा दे। यह बात टैगोर स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हो सकता है कि यह अव्यवहारिक है, और गली का कोई भी लड़का मतलब मैं तो पढ़ा लिखा हूं, और कोई भी आता जाता हुआ कह दे इसको कुछ समझ में नहीं आता है, अव्यवहारिक कह के उसको उड़ा सकता है। टैगोर साफ साफ कह दिए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है और यही है, आगे चलकर आपको भी यह मानना पड़ेगा। ये बात वो समझाते हैं। अपनी दिव्यता को विस्तृत कर देने के बाद मनुष्य फिर से यह याद करेगा कि स्वर्ग सदैव ही उसकी दुनिया के संपर्क में है, और उसे आधुनिक काल के उन भेड़ियों के हवाले नहीं किया जा सकता जो मानव रक्त को सूंघते फिरते हैं और आकाश की तरफ मुंह उठाकर हुआ हुआ करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अब इसमें क्या अर्थ है? एक तो उस समय के अर्थ में वो कह रहे हैं कि आधुनिक काल की ये भेड़िए, मतलब जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, वो दूसरे का संसाधन अपने आप को लेना चाहती हैं और आकाश की तरफ हुआ हुआ करना। तो इसमें शायद इनका अर्थ हो कि भेड़ियों से जो भेड़िए हुआ हुआ करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जब धरती के संसाधनों को अब लूट खसोट लिया गया और लूटा खसोटा जा रहा है, तो हम आकाश की तरफ देख रहे हैं कि अभी आकाश बाकी है, उनके आकाश के संसाधनों का शोषण भी करना बाकी है। पश्चिम का राष्ट्रवाद। मनुष्य का इतिहास उसके द्वारा झेली गई कठिनाइयों से बनता है, लेकिन मानव इतिहास का लक्ष्य न ही अस्पष्ट और अंगहीन सर्वदेशीयता है, न ही राष्ट्रभक्ति की चरम मूर्ति पूजा। वो सर्वदेशीयता को भी नहीं मानते हैं और राष्ट्रभक्ति की चरम मूर्ति पूजा को भी नहीं मांगते हैं। भारत इस काम को एक और परस्पर मतभेदों के सामाजिक नियमन से और आध्यात्मिक मान्यता से पूरा करता है, जबकि पश्चिम संगठनों की यांत्रिकता और श्रम और पूंजी की भौतिकता के बीच जकड़ा हुआ साम्राज्य विस्तार के उद्वेग से प्रेरित हुआ है। भारत अध्यात्म के द्वारा अपने अहंकार को और अपनी परेशानियों को, चाहे जो कुछ भी रहा, उसको नियमित करते रहा, उसका नियमन करते रहा है। परंतु यूरोप जो है, चाहे वो रोम हो, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो पुनर्जागरण के बाद जगा हुआ यूरोप हो, सब कुछ उसकी जो भौतिक आधार है साम्राज्य लिप्सा ही है। साम्राज्य को आगे बढ़ाना और अपने उद्वेगों को आगे बढ़ाते रहना। वो किस उद्वेग से संचालित है? तो सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य विस्तार और संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा हड़प लेना। अब फिर से वो प्रश्न आता है कि आखिर राष्ट्र है क्या? राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक संघ से है जिसमें सारे देशवासी किसी यांत्रिक उद्देश्य संगठित होते हैं। इसमें समाज का कोई परोक्ष उद्देश्य नहीं होता। यह अपने आप में एक अंत है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में यह मनुष्य की एक सहज आत्म अभिव्यक्ति है। यह मानवीय संबंधों का प्राकृतिक नियमन है ताकि मनुष्य एक दूसरे के सहयोग से जीवन के आदर्शों का विकास कर सके। इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है, लेकिन वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही होता है। वह आत्म संरक्षण के लिए होता है। यह महत्शक्ति का एक पक्ष है, मानव आदर्शों का नहीं। पहला बिंदु, यह महत्शक्ति का एक पक्ष है, मानव आदर्शों का नहीं। आरंभ में इसका समाज में अलग स्थान था और यह केवल व्यावसायिक लोगों तक सीमित था, लेकिन विज्ञान की सहायता और संगठन के सुदृढ़ होने के बाद इसकी ताकत और धन संपदा बढ़ने लगी और इसने आश्चर्यजनक गति के साथ अपनी सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया। फिर भौतिक धन संपदा के लालच में उनमें परस्पर ईर्ष्या बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे के विकास के भय से स्वयं को ताकतवर करना शुरू कर दिया। अंतिम बात कहते हैं टैगोर कि राष्ट्र का विचार मनुष्य द्वारा आविष्कार किए गए सबसे शक्तिशाली निश्चेतकों में है। इसके निश्चेतना के प्रभाव में सभी लोग इससे पैदा होने वाली नैतिक विकृतियों के बारे में
जागरूक हुए बिना स्वार्थ सिद्धि के सबसे अधिक उग्र और योजनाबद्ध कार्यक्रमों को अंजाम दे सकते हैं। टैगोर की यह किताब राष्ट्र की बहुत कटु आलोचना करती है, क्योंकि राष्ट्र व्यक्ति को उसको अंधा बना देता है। एक निश्चेतक वर्ड यूज किया है। निश्चेतक का मतलब जो चेतना को हर ले। और आज के दौर में 1917 में लिखी गई किताब है, चाहे वो आज का दौर देख ले, चाहे आने वाले किसी भी समय में राष्ट्र और जब राष्ट्रवाद की जिक्र होगी तो टैगोर की यह किताब जरूर याद की जाएगी कि कितना पहले उन्होंने राष्ट्रवाद को समझ लिया था और राष्ट्रवाद से होने वाली परेशानियों को उन्होंने गिना दिया था। आज चाहे आतंकवाद हो, चाहे वो संगठन बना करके दूसरे देशों पर अटैक करना हो, चाहे वो संगठन बना करके दूसरे देशों को घेरना हो, चाहे वो सीमा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे उग्रवाद हो, सभी कुछ एक ऐसे विचार से प्रेरित है जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यह टैगोर की आलोचना की गई पुस्तक है। आप चाहें अगर राष्ट्रवाद को अधिक अच्छे समझना तो राष्ट्रवाद को पढ़ सकते हैं। बहुत पतली किताब है, 150 पेजों की किताब है, और इसको पढ़ करके आप पहले से ज़्यादा इनलाइटेंड फील करेंगे और राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के बारे में एक बेहतर समझ के साथ आप एक बेहतर नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, टैगोर की यह भावात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि टैगोर एक कवि थे, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो अध्यात्म के साथ गुजरा है। टैगोर के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई, जैसे उनकी पत्नी की मृत्यु, उनकी संतानों की मृत्यु। उसको उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति है जो संचालित करती है। अब वो एक अलग डिस्कोर्स पैदा हो जाएगा आस्तिकता नास्तिकता का, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन टैगोर की बात करते हैं। और टैगोर का यह राष्ट्रवाद उस समय की उपज थी, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद एक निहायत ही जरूरी तत्व है, एक बहुत ही जरूरी तत्व है। निहायत शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है, बहुत ही जरूरी तत्व है राष्ट्र की वृद्धि के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना लाता है। किसी व्यक्ति में अगर आत्मसम्मान की भावना ना हो तो व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है, और किसी राष्ट्र में अगर राष्ट्र सम्मान की भावना ना हो तो वह राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। पर हमें सोचने की बात यह है कि उन्नति किस संदर्भ में है। क्या वह सैन्य संदर्भ में है, क्या वह आर्थिक संदर्भ में है, या फिर वह वहां के नागरिकों की उन्नति के संदर्भ में है। उन्नति एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टैगोर यहां पर कहते हैं कि उन्नति का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि व्यक्ति का मस्तिष्क उन्नत हो और वह मानवता के उस स्तर पर जाए जहां से व्यक्ति में आपसी विवाद न रहे, आपस में प्रेम रहे, और व्यक्ति तथा प्रकृति में साहचर्य हो, सामंजस्य हो, सहानुभूति हो, और इसी के साथ सातत्य बना रहे। मतलब इसी सततता के साथ व्यक्ति और प्रकृति जब तक से कि कयामत नहीं आ जाती है चलते रहे। टैगोर की यह भावुक अपील हम सबों को सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात कहूंगा कि राष्ट्र सम्मान के साथ राष्ट्रवाद को पढ़िए, जानिए, समझिए, और मैं और भी पुस्तकों के अंश आपके साथ साझा करूंगा। पुस्तकों की चर्चा बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ यूनिक एग्जाम IAS में।